हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में साइंस के उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे जिनमें से रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो भी डीपली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप डीपली साइंस को थोड़ा डीपली पढ़ लेना, क्योंकि डीपली क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे क्लियर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, यदि आपको इन सभी क्वेश्चंस का, इन सभी क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो देखिए दोस्तों, पहला जो हमारा टॉपिक है, इसका नाम है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। आप सभी को पता है, जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम से आप सभी लोग भली भांति परिचित है। इसमें क्या कहता है न्यूटन जी कहते हैं कि जो दो पिंड है उनके बीच जो आकर्षण बल लगता है ना, मान लीजिए दो पिंड, एक पिंड ये है, यानी दो वस्तु है, बॉडी है, पहली बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये, ठीक है। इनके बीच जो बल लगता है ना, उनके द्रव्यमान के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। मान लीजिए जो बल F लगता है तो क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती होगा m1 m2 के। और फिर ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं, मान लीजिए इक्वेशन 1 मान लीजिए, फिर न्यूटन कहते हैं कि इनके बीच की जो दूरी होती ना, जो बल लगता है ना, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो F होता है, क्या होता है, इनके बीच की दूरी R है, R के स्क्वायर के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप मिला सकते हैं, तो आपका इक्वेशन इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। और इसको आप जब इसको आप जो ये हटा देंगे, सिंबल को हटा देंगे, तो F बराबर जी m1 m2 अपन R का स्क्वायर, जहाँ पे G क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। और जो दोस्तों G की वैल्यू होती है, G की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। तो G की वैल्यू कितनी होती है, G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर कितनी होती है, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। मात्रक ध्यान रखना, मात्रक में ही आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जी की वैल्यू तो आपको पता चल गई, ठीक है। अब आपको इसका विमीय सूत्र भी निकालना आना चाहिए कि आप इसकी विमा कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो जी बराबर क्या हो जाएगा, जी बराबर हो जाएगा एफ आर का स्क्वायर, ठीक है, अपन m1 m2, ओके। ये होता है जी बराबर। तो आप इसकी विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, तो जी बराबर आपको, अब देखिए क्या होगा, विमीय सूत्र निकालना ना आपको। तो जी बराबर हमने क्या लिखा था, अभी जी बराबर लिखा था हमने एफ आर का स्क्वायर अपॉन क्या लिखा था, m1 और m2 लिखा था, ठीक है। अब देखिए एफ बराबर क्या था, एफ बराबर होता है एम ए, ठीक है, एफ बराबर ये होता है एम ए, और इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं एम ए और आर का स्क्वायर, ठीक है। और ये अपॉन क्या हो जाएगा, m1 m2, ओके। अब देखिए एम जो मास होता है इसको हम एम से लिखते हैं, यानी जो इसका विमीय सूत्र। और जो त्वरण होता है, ए का जो विमीय सूत्र होता है क्या होता है, एल टी की पावर -2 होता है। और जो वी होता है, वेग होता है, इसका क्या होता है, एल टी की पावर -1 होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ए का क्या होता है, एल टी की पावर -2, ठीक है। अब आर क्या है, दूरी को हम किस में मापते हैं, लंबाई, मतलब एल में मापेंगे, यानी एल जो जो लंबाई होती है, दूरी होती है, इसका जो विमीय सूत्र एल होता है, तो क्या हो जाएगा, एल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एम में मास है तो मास को हम एम से, इसका विमीय सूत्र एम, तो मास 2 है तो एम का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, एक एम से एक एम कट गया तो कितना, नीचे वाला बचा ना, तो नीचे वाले को हम ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स में चला जाएगा, एम की पावर -1। एल कितने हैं, एक एल ये है, 2 एल ये, यानी 3 एल हो गए, और टी कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m की पावर -1, l की पावर q और t की पावर -2, इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। अब इसका आप मात्रक भी निकाल सकते, कैसे, अब जो m है, जो मास को हम किस में मापते हैं, किलोग्राम में, तो किलोग्राम की पावर -1, लंबाई है, इसको हम मीटर में मापते हैं तो मीटर क्यूब, ठीक है। टाइम को हम किस में मापेंगे, सेकंड में, तो सेकंड की पावर -2। इस टाइप से आप क्या है, मात्रक भी इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है। अब इसके बाद देखिए, जो कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध, 1 नंबर का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि डीपली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एनसीईआरटी बीएस में ही सारे के सारे क्वेश्चन है। तो अब देखिए दोस्तों, तो आपको पता है जो गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि जो एफ बराबर होता है वो क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, जी, ठीक है, एम ई एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। अब आपको पता है जो एम ई क्या है, मास ऑफ अर्थ। देखिए जो गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है ना, किसमें, पृथ्वी और अन्य वस्तु के बीच में लगता है, यानी एक द्रव्यमान हमेशा पृथ्वी का रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल एक आकर्षण बल है, न कि प्रतिकर्षण बल है, ठीक है। तो एफ बराबर एम ई एम अपॉन आर ई का स्क्वायर, इस इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब आप सभी को पता है कि जो न्यूटन का नियम कहते हैं, जो न्यूटन का जो गति के नियमों कहते हैं, एफ बराबर क्या होता है, एम जी भी होता है, आप सभी को पता है एफ बराबर एम जी भी होता है। तो आप एफ की जगह आप एम जी लिख सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, एम जी बराबर क्या हो जाएगा, जी, ठीक है, एम ई एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। इसको आप इस टाइप से लिख सकते हैं, एम से एम कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा, जी बराबर हो जाएगा कितना, जी बराबर हो जाएगा कैपिटल जी एम ई अपॉन
RE का स्क्वायर। ठीक है, तो आप दोस्तों क्या ये रिलेशन हो गया इनके बीच में। ओके दोस्तों, आपको ध्यान रखना, हो सकता है पूछा जाए। और जी की वैल्यू आप सभी को पता है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है जी की वैल्यू। ठीक है, मीटर पर से, ये जो मात्रक है इसको ध्यान रखना। और दोस्तों जो ये जी की वैल्यू ली गई है कितने डिग्री, समुद्र तल से कितने डिग्री पर ली गई है, 45 डिग्री पर ली गई है। ठीक है, कितने डिग्री अक्षांश पर ली गई है, 45 डिग्री, समुद्र तल से 45 डिग्री अक्षांश पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू ली गई है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए कूलाम का नियम। कूलाम का नियम भी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो आप इसे इसमें क्या कहता है, कूलाम का नियम आवेश पर लगता है। ठीक है, यानी कूलाम के नियम में क्या होता है, आवेश होते हैं। ठीक है, और कूलाम के नियम में क्या होते हैं, आवेश होते हैं। कूलाम का नियम क्या है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का नियम, यानी दोनों प्रकार में लगता है। न्यूटन का नियम सिर्फ आकर्षण के लिए लगता है, ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों के लिए लगता है। तो न्यूटन के नियम में जो इसे आपको जो कूलाम का नियम, इसमें क्या होंगे, दो आवेश होंगे, दो चार्ज होंगे। ठीक है, इनके बीच जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगेगा ना, वो क्या होगा, इनके बीच जो आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल होगा वो क्या होगा, इनकी जो मात्रा होती है ना, जो आवेश की, उनके गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, और उनके बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है जो बल लगता है। यानी कि हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे कूलाम के नियम को, तो आप कूलाम के नियम का इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि एफ लगा, मान लीजिए एफ बल लगता है इनके बीच में, आकर्षण प्रतिकर्षण, तो क्या होता है, ये अनुक्रमानुपाती होता है Q1 और Q2 के। ठीक है, और एफ बल ही क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके बीच के, आर के बीच में। ठीक है, यानी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को। ठीक है, तो आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। यदि आप इसको दोनों इक्वेशन 1 और 2 को मिलाए तो एफ क्या हो जाएगा, एफ Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने न्यूटन का नियम में देखा था। अब देखिए दोस्तों, यदि आप एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर होता है K Q1 अपॉन आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब जो K की वैल्यू होती है ना, इसको हम K की वैल्यू किसके बराबर होती है, K की वैल्यू बराबर होती है किसके, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जो ये इसको क्या बोलते हैं, जो ये है ना ई जैसा देखता है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। ठीक है, यदि जीरो है तो नॉट बोलेंगे, जीरो नहीं है तो सिर्फ हम एप्सिलॉन बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये आपको ध्यान रखना है। तो जो एप्स 1/4 पाई, अब ध्यान रखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है दोस्तों कितनी, 9 × 10⁹ होती है। ठीक है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम का स्क्वायर। तो आपको ये ध्यान रखना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम का स्क्वायर होती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन यहीं से बनेगा, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है, जो ये क्वेश्चन है ना वो यहीं से बनता है। और जो एप्सिलॉन नॉट है ना, इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है, अभी तक तो हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की तो इतनी होती है। अब सिर्फ यदि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछेंगे तो कितनी होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो ये होती है आपकी 8.85। ठीक है, 8.85, 8 पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, 8.85 × 10⁻, कितनी होती है, -12 होती है। ठीक है, 8.85 × 10⁻, कितनी होती है, -12 होती है। तो यहीं से ये क्वेश्चन, डीपली क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम क्या कहता है दोस्तों, चार्ल्स का नियम कहता है कि स्थिर दाब पर, ठीक है, कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट हमारा क्या है, इसमें दाब हमारा क्या है, स्थिर है। तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चार्ल्स के नियम में क्या होता है। तो चार्ल्स के नियम में क्या स्थिर रहता है, दाब, यानी प्रेशर क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो स्थिर दाब पर किसी गैस का जो आयतन होता है वो क्या होता है, ताप के समानुपाती होता है। मान लीजिए कोई गैस है, उसका जो आयतन V है, तो क्या हो जाएगा, समानुपाती किसको हो जाता है, T के हो जाता है। कब, जब क्या होता है, P क्या रहता है, इसमें कांस्टेंट रहता है। P क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यही क्या दोस्तों हमारा चार्ल्स का नियम है। तो आप इसको लिख सकते हैं V बराबर KT भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, या आप इसको और मॉडिफाई करना चाहे तो V/T बराबर क्या लिख सकते हैं आप, V/T बराबर क्या लिख सकते हैं, K, या इसको आप इस टाइप से लिख सकते हैं क्या कि V1, ठीक है, V1T1, ठीक है, V1T1/V2 T2 भी आप इसको लिख सकते हो सकता है आपने पूछा जाए इक्वेशन दिया कि निम्न में से कौन सा चार्ल्स का नियम है, तो आप इस टाइप के आप तीनों फॉर्म में लिख सकते हैं। V अनुक्रमानुपाती T, ठीक है, V/T बराबर K, ये भी चार्ल्स का नियम है। और V1T1/V2 T2 ये भी चार्ल्स का ही नियम, यानी कि प्रेशर इसमें क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब इसके बाद देखिए दूसरा एक बॉयल का नियम। तो बॉयल के नियम में क्या होता है, बॉयल का नियम भी अच्छा है। तो इसमें देखिए क्या कहता है, बॉयल का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर, यानी स्थिर यहाँ पे क्या रहता है, ताप है। ठीक है, यहाँ पे ताप पर किसी गैस का जो आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या बोला, जो चार्ल्स के नियम में क्या था, चार्ल्स के नियम में P कांस्टेंट था, लेकिन बॉयल के नियम में क्या कांस्टेंट है, T कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर को, यानी मान लीजिए कोई गैस है, ठीक है, उसका जो आयतन क्या है, गैस का आयतन मान लीजिए V है, वो क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती किसके है, दाब के, यानी 1/P
पी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हमारा बॉयल क्या है, बॉयल का नियम। इसमें स्थिर क्या रहता है, इसमें टेम्परेचर जो होता है वो क्या रहता है दोस्तों, टेम्परेचर इसमें क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, टेम्परेचर इसमें क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो आपको ध्यान रखना, इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको आप यदि मतलब और सही फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, v बराबर क्या हो जाएगा, के अपॉन पी हो जाएगा। ठीक है, या आप इसको लिख सकते हैं कैसे, इस टाइप से लिख सकते हैं, पी वी बराबर के हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको और तरीके से लिखना तो आप लिख सकते हैं इसको P1 V1 बराबर P2 V2 भी आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है पूछा जाए कि निम्न समीकरणों में से कौन सा बॉयल का नियम है। हो सकता है आपके पास ये आ जाए और आपने यहीं तक इसको पढ़ा होगा, तो आप इसको मतलब बेसिक मतलब क्लियरली पढ़ लेना, डीपली थोड़ा पढ़ लेना। अब इसके बाद देखिए आदर्श गैस समीकरण क्या होती है। तो आदर्श गैस समीकरण दोस्तों क्या होती है, आप सभी को पता है कि आदर्श गैस समीकरण होती है पीवी बराबर क्या होता है, NRT। यही क्या होती है, आदर्श गैस समीकरण होती है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी समीकरण आदर्श गैस समीकरण है, तो ये हो जाएगा। अब यदि और डीपली पूछेगा तो आपको और डीपली में आपसे सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि आर की वैल्यू कितनी होती है। जो आर होता है क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है। जो आर क्या होता है, एक गैस नियतांक होता है। क्या होता है, गैस नियतांक होता है। आर क्या होता है, गैस नियतांक होता है। जैसे जी होता है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, तो उसी प्रकार आर भी एक गैस कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, जिसकी वैल्यू होती है 8.31 जूल। ठीक है, 8.31 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, पर मोल केल्विन। मात्रक पीछे के ध्यान रखना, मात्रक में ही आपको कंफ्यूज किया जाएगा। ठीक है, तो 8.31 जूल पर मोल केल्विन आदर्श गैस समीकरण होती है। अब इसके बाद देखिए, वास्तव में दोस्तों कोई भी गैस आदर्श नहीं होती है। एक कंडीशन होती है जहां पर जो वास्तविक गैस होती है आदर्श गैसों की तरह व्यवहार करती है। तो देखिए एक वास्तविक गैस कब आदर्श गैस की तरफ व्यवहार करती है, तो क्वेश्चन ये पूछा गया है ग्रुप डी एग्जाम में, इसी बार पूछा गया है। तो जब क्या होते हैं, निम्न दाब और उच्च तापमान पर एक वास्तविक गैसें होती है ना, वो क्या करती है, आदर्श गैस की तरफ व्यवहार करती है। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। कब, यानी जब पी क्या होता है, निम्न होता है, और टी क्या होता है, उच्च होता है, तब जो वास्तविक गैसें होती है क्या करती है, आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, परम शून्य ताप। जो परम शून्य ताप होता है ये क्या होता है, तो जो परम शून्य ताप होता है इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो पूछा जाएगा। तो निम्न में से परम शून्य ताप क्या है, तो जो -273, ठीक है, -273 डिग्री जो सेल्सियस होता है ना, इसे ही हम क्या कहते हैं, परम शून्य ताप यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स। हो सकता है आपको इनमें से जरूर क्वेश्चन देखने को मिले रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।